गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम एक्सीडेंट क्लेम केस में बहस करते हैं तब बीमा कंपनी की ओर से जो उनके सीनियर वकील साहब हैं वो अक्सर कई तरीके की आपत्ति करते हैं, जिसमें से प्रमुख आपत्तियां हैं। वो कहते हैं कि आय कम है इनकी, ये अत्यधिक मन घड़ंत आय जोड़कर बनाई गई है। दूसरी बात है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड का भी हवाला देते हैं कि इनकी निश्चित आमदनी नहीं है, स्वरोजगार है इनका, तो इनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का लाभ नहीं दिया जाए। कभी वो कहते हैं कि ये पृथक पृथक सहचारी की हानि नहीं दी जाए, सिर्फ पत्नी को ही बताया गया है तो पत्नी को ही दी जाए, बाकी अन्य किसी को नहीं दी जाए। ऐसी तरह तरीके की आपत्ति जो है कि एक्सीडेंट क्लेम केस में अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। और हमारा मकसद रहता है कि हमारे पक्षकार को ज्यादा से ज्यादा अवार्ड राशि प्राप्त हो सके जो दुर्घटना में उसको हुई है, और बीमा कंपनी चाहती है कि आपका केस निरस्त हो जाए। और ये आपत्ति तीन चार तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताई है। इसके अलावा भी बीमा कंपनी कई तरीके की आपत्ति लेती है। तो आज आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुल 5 जजमेंट्स लाया हूं, जो बीमा कंपनी की तमाम आपत्तियों को धरा के धरा रख देंगी और आपकी क्लेम याचिका मंजूर होकर उसमें अत्यधिक से अधिक जो अवार्ड राशि है, जो सहायता राशि है, जो वास्तव में पीड़ित को प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि हम बीमा कंपनी के द्वारा की गई आर्गूमेंट के समय खामोश रहते हैं या उचित जवाब नहीं देते हैं जज साहब के समक्ष, या फिर हम ये साइटेशन पेश नहीं कर पाते हैं और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं और वो कुछ ऐसी साइटेशन पेश कर देते हैं जिसके बाद भी नई साइटेशन आ चुकी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट तो मौजूद है ही, तब ऐसी स्थिति में कई बार ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा कम मुआवजा भी बना दिया जाता है। फिर हमें अपीलेट कोर्ट में उसकी अपील करना पड़ती है, जैसे कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत अपील की जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको सजग कहाँ रहना है। आपको सजग रहना है क्लेम याचिका पेश करते समय, बयान के समय और साथ में अंतिम आर्गुमेंट अंतिम तर्क के समय ट्रिब्यूनल कोर्ट में। खास तौर से आपको ध्यान रखना है, आप इन जो न्याय दृष्टान है इनकी सूची बनाकर रख लें, और अगर आपको जहां आपके केस में आवश्यकता महसूस हो तो उसके अनुसार आप आर्गुमेंट के समय जरूर पेश करें। क्योंकि जब आप आर्गुमेंट के समय पेश करेंगे तब अंतिम फैसला होने से पहले आपकी बात को सुना जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे हम ऐतिहासिक फैसले कहते हैं, इनके आधार पर आपको निश्चितता, मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि अधिकतम क्लेम राशि आपको प्राप्त होगी। तो आइए सर, अब बिना देरी करे मैं आपको उन 5 जजमेंट्स की ओर लेकर चलता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं और एक्सीडेंट क्लेम केस में बड़ा महत्वपूर्ण जो है कि स्थान रखते हैं, और इनके बिना कहीं ना कहीं एक अधूरा ही आप मानेंगे अगर आप आर्गुमेंट में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि क्लेम याचिका में भी इनका इस्तेमाल होता है, आर्गुमेंट में भी इनका इस्तेमाल होता है, और ये इन्होंने दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दी है एक्सीडेंट क्लेम केस की। कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं इनको आर्गुमेंट के समय हम ये जो 5 ब्रह्मास्त्र जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो 5 ऐतिहासिक फैसले हैं, इनको मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। उसी में से आपको मैं आगे की जानकारी दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप इसको खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। अब मैं शुरू करता हूं सर। ऐतिहासिक फैसला नंबर 1, सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम 2009 6 SCC 21। ये मल्टीप्लायर सिद्धांत, गुणक का सिद्धांत और जिसको कहते हैं सहचार्य में कटौती, दोनों ही इसी सिद्धांत से ली जाती हैं। यदि गुणक को लेकर कोई आपत्ति आपके सामने आती है और बीमा कंपनी कहती है कि गुणक इसमें गलत लगाया जा रहा है, इनके द्वारा गलत आयु बताई गई है, तो आपके आपके सामने ये एक लैंडमार्क जजमेंट मौजूद है सरला वर्मा का, जिसके तहत आप जज साहब से आर्गुमेंट के समय बता सकते हैं कि हमारे द्वारा मार्कशीट पेश की गई है, यह जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया है, या फिर गवाहों के बयान, आधार कार्ड, ये बहुत से उसमें आधार होते हैं कि सर इसमें उनकी आयु यही है और इसमें यही गुणक लागू किया जाए। तो बीमा कंपनी की ये आपत्ति और ये तर्क यहाँ पर निरस्त हो जाता है और आपको इस लैंडमार्क जजमेंट का फायदा मिलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है सर सहचार्य की कटौती। जैसा कि इसमें वो खर्चे की कटौती कटौती की तालिका दी गई है कि एक 3 सदस्य हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो कितना राशि काटी जाएगी। अब यदि उसमें आपके 2 सदस्य आश्रित हैं और बीमा कंपनी के द्वारा आर्गुमेंट की जा रही है अनावश्यक तौर से कि 5 जो सदस्य हैं वो डिपेंडर थे, मतलब आपने 5 डिपेंडर बताए और बीमा कंपनी कह रही है कि 2 डिपेंडर हैं, आश्रित हैं, और ये गलत इनके द्वारा बताया गया है और इनको जो है कि अलग अलग साचार्य खर्चे की कटौती नहीं मिलना चाहिए।
तो यहाँ पर आपके लिए इन खर्च की कटौती के लिए सिद्धांत इसी तालिका में से लिया जाएगा। यदि आपके 5 जो उस पे आश्रित लोग थे, तो खर्च की कटौती किसकी की जाएगी सर? जिसकी मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, वो उसके स्वयं के ऊपर कितना खर्च करता वो राशि इसमें से काटी जाएगी। उसके बाद फिर मूल राशि निकाली जाएगी। तो वहां पर भी ये जजमेंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जजमेंट है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कि जब भी एक्सीडेंट क्लेम का जो अवार्ड राशि निकाली जाती है, तो सबसे पहले उसकी मासिक आमदनी निकाली जाती है, उसके बाद उसमें 12 का गुणा करके सालाना निकाली जाती है, उसके बाद वो उसके ऊपर क्या खर्च करता है उसके जीवन में वो इसमें से घटाया जाता है। उसके बाद जो राशि बचती है माना जाता है कि उसके डिपेंडर के ऊपर खर्च करता। उसके बाद जो राशि बचती है उसमें मल्टीप्लायर के सिद्धांत की तालिका अनुसार गुणा किया जाता है और फिर फाइनल हमारे सामने राशि निकल कर आती है। उसके बाद फिर अन्य बात जो फिक्स्ड राशि है या मेडिकल बिल है वो भी आप जोड़ दें। तो इस प्रकार से यहाँ ये मामला बनता है। तो खर्च की कटौती में भी इस तालिका से लिया जाएगा। यदि खर्च की कटौती को लेकर कोई विवाद है तो सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम में जो तालिका दी गई है उसी के अनुसार ये मामला डिसाइड किया जाएगा। इसमें कुल 4 तालिकाएं दी गई हैं सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पे मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है कि इन तालिकाओं के बिना क्लेम अवार्ड राशि निकालना असंभव है। मतलब लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्हीं तालिकाओं के आधार पर एक्सीडेंट क्लेम राशि की गणना की जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है कि इन जजमेंट्स के अंदर बताया गया है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। सरला वर्मा हो गया सर। अब हमारा देखते हैं लैंडमार्क जजमेंट नंबर 2 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, ये 2017 का है सर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भविष्य की संभावना है, कितना कमाता आपने जीवन में, और वो जो डिपेंडर है वो कहते हैं कि ये इतना कमाता तो ये हम पे खर्च करता और ये हमारा नुकसान हुआ है तो राशि हमें दिलाई जाए। अब ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसकी जो कहीं ना कहीं बुनियाद प्रणय सेठी कैसे रखी गई है। 2009 सरला वर्मा में इसके बारे में बताया गया था, लेकिन वहां पर सिर्फ परमानेंट जॉब वाले लोगों को ही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के दिए जाने के बारे में प्रावधान दिया था, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में नहीं था। इस प्रणय सेठी 2017 में इसका विस्तार करते हुए इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड को भी शामिल कर लिया गया। चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे खुद का रोजगार करने वाला हो या कारोबार करने वाला हो, सबको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिया जाएगा। तो यदि इसको लेकर कल से कभी कोई विवाद पैदा होता है, अक्सर बीमा कंपनी कहती है कि ये स्वरोजगार थे, दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे और ये इनका कोई परमानेंट जॉब नहीं था, तो इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की राशि नहीं जोड़ी जाए। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना होगा? आपको ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नॉलेज में लाना होगा आर्गुमेंट के समय, क्योंकि इसमें वो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और इसी सिद्धांत के आधार पर उसमें अवार्ड राशि निर्धारित की जाती है। तो ये हमारा हो गया सर जबरदस्त दूसरा जजमेंट नंबर 2। ये इसकी जो तालिका है सर, जिस तालिका को कुल 4 तालिका है, इस पे मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया। उसमें इस पे विशेष तौर से तालिकाओं पर ही वीडियो बनाया था मैंने। सरला वर्मा के आधार पर तालिका, मल्टीप्लायर और सहचारी की कटौती करने का, प्रणय सेठी के आधार पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तालिका, मेघमा जनरल इंश्योरेंस के आधार पर जो पत्नी के अलावा माता पिता और बच्चों को भी शामिल कर लिया गया वो, और ये प्रणय सेठी के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उपपैरा क्रमांक 8 में जो 3% की वृद्धि की जाएगी या हर 3 साल में 10% की वृद्धि की जाएगी, उसके आधार पर पूरा वीडियो मैंने बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उस तालिका को भी देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट की और वहां पर पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण जजमेंट। यदि इस प्रकार का मसला आपके सामने खड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो ये हो गया सर दूसरा। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर जजमेंट नंबर 3 मेघमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम उर्फ चेहरू राम 2018 का है सर। ये इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जैसे कि 2009 में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड था, लेकिन उसके बाद 2017 में उसमें जो है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी कर दिया गया। मतलब 2009 में जो परमानेंट जॉब वाले थे सिर्फ उन्हीं को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिए जाने के बारे में प्रावधान था, उसका विस्तार प्रणय सेठी में किया गया और प्रणय सेठी में जो जजमेंट का पैरा क्रमांक 61 का और पैरा क्रमांक 8 है उसमें सिर्फ पत्नी को सहचारी की हानि के दिए जाने के बारे में बताया गया था। एक संपत्ति का नुकसान और दाह संस्कार का नुकसान 15,000, 40,000, 15,000 ऐसा बताया गया था। लेकिन मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इसका भी विस्तार करते हुए इसमें बच्चे और माता पिता को भी शामिल कर लिया गया है। तो हम जब एक्सीडेंट क्लेम राशि मांगते हैं तो हम उनका पृथक पृथक सहचार्य की हानि की मांग करते हैं। इसमें अक्सर बीमा कंपनी की ओर से आपत्ति की जाती है कि सिर्फ पत्नी को ही सर दिया जाए
और ये कोई उसके ऊपर डिपेंडर नहीं थे, या जो भी डिपेंडर आप बोलते हैं, कोई भी डिपेंडर नहीं थे, तो इनको जो है कि सहचार हानि की राशि नहीं दी जाए, तब आपको वहां पर आर्गुमेंट में ये चीज रखना होगी ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। 2-3 साल हो चुके हैं सर, 2017 प्रणय सिटी से अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें हर 10 साल में हर 3 साल में 10% की वृद्धि का बताया गया। 9 साल होने में 4 महीने और घट रहे हैं, 3-3 साल 6 साल हो चुके हैं, तो 20% की वृद्धि हम इसमें मान सकते हैं। अब इसमें जो आगे जोड़ा गया है और बढ़ाया गया है उसमें वैवाहिक संगति, पैतृक संपत्ति, पुत्री संगति, मतलब इसमें माता पिता और बच्चों को भी सर शामिल कर लिया गया, और आप इनका पृथक पृथक क्लेम आप मांग सकते हैं कोर्ट से। और ये आधार क्या है उसका, ये मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अक्सर बीमा कंपनी यहाँ पर भी कुछ जो है कि रोक टोक पैदा कर देती है, तो यहाँ पर भी उससे भी हटके मैं 2 और जजमेंट्स लाया हूँ जो 2018 के बाद आए हैं। सत्येंद्र कौर 2020 और जय श्री चोलामंडल 2021, जिसमें मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जजमेंट्स की पुनरावृत्ति की गई है। तो कई बार बीमा कंपनी आपत्ति करती है, तो आप इन 2 जजमेंट्स को भी साथ में पेश करें ताकि बीमा कंपनी को कहने की तमाम जगह खत्म हो जाए। अब मैं आपको वही आगे जानकारी दे रहा हूं भाग 3 में कि इस कोर्ट में जब 40,000 से अधिक कंस्टोरियम नहीं दिया जा सकता, ऐसा बीमा कंपनी कहती है, तो उनके इस तर्क को ध्वस्त करने के लिए आपको अदालत में इन 2 पूरक जजमेंट्स को क्रमानुसार पेश करना चाहिए। नंबर 1 है, ये चौथा है सर जजमेंट नंबर जो 5 मैंने आपको बताया, तो उसमें चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतिंदर 2020 का है। इसमें 3 जजों के बड़ी पीठ ने बीमा कंपनियों के इस तर्क पर विधिक मोहर लगाकर उसे हमेशा के लिए खारिज कर दिया, जिसमें वे कहती थीं कि बच्चों या बुजुर्ग माता पिता को अलग से कंस्टोरियम का हक नहीं है। 3 जजों की बेंच ने मेघमा इंश्योरेंस के सिद्धांत को 100% सही और बाध्यकारी माना है। अब हम देखते हैं सर जजमेंट नंबर 5 में 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, 5वें पे हम पहुंच चुके हैं। एन जय श्री बनाम चोल मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस 2021 का है सर। ये सबसे समकालीन और अकाट्य हथियार है हमारे सामने। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सतिंदर कौर 2020 के सिद्धांतों को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि पारंपरिक मदों के तहत मिलने वाला यह मुआवजा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हर एक आश्रित व्यक्तिगत व्यक्ति का विधिक अधिकार है। इसी केस में मृतक की पत्नी के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों को भी 10% की विधिक बढ़ोतरी के साथ 44,000 का अलग से मुआवजा मंजूर किया गया। तो ये हो गया सर आपके सामने 5 लैंडमार्क जजमेंट की यदि बीमा कंपनी ना नुकर करती है आपको कम से कम क्लेम दिलाने के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें आपको आपका पूरा हक मिलेगा। बीमा कंपनी की जो तर्क है वो इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के सामने नहीं मानी जाएगी, और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जजमेंट्स में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन्हीं के अनुसार फैसला दिया जाकर आपको पूर्ण अवार्ड राशि प्राप्त होगी। यदि आप चुप्पी साध लेते हैं, यदि आप कुछ नहीं बोलते हैं, बीमा कंपनी बड़ी भारी आर्गुमेंट कर देती है, तो सर फिर आपको कभी कभी अपीलेट कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी आपको परेशान होना पड़ सकता है। आगे देखते हैं सर हम इसमें, ये वही सर जो 20,000 आय पे 37 लाख का लाइव विधि गणित जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही उदाहरण मैंने इसमें भी लिया हुआ है कि 20,000 है और आमदनी वही तरीका है सर जो मैंने बताया कि सबसे पहले आप जो है कि सालाना आमदनी निकाल लेंगे, उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ देंगे, जैसे 40% जोड़ा था उम्र के हिसाब से, और उसके बाद फिर उसमें जो खर्च की कटौती की जाएगी और मल्टीप्लायर के गुणा किया जाएगा और बाकी के अन्य मत जोड़े जाएंगे। ये सब चीजें इसमें सर मैंने नोट कर दी हैं, और ये इन जजमेंट्स की सरल व्याख्या भी मेरे द्वारा नीचे की गई है। तो इस प्रकार से ये सभी जजमेंट्स की पूरी लिस्ट भी मैंने बना दी गई है। तो इस प्रकार से सर ये हमारे वीडियो का टाइटल पूर्ण हो चुका है कि यदि आपके सामने बीमा कंपनी की तरफ से कोई आपत्ति कोर्ट में आती है तो आप पहले से तैयारी करके रखें, इन जजमेंट्स की आप सूची बनाकर रख लें, फोटोकॉपी करके न्याय दृष्टांत सूची अपने पास रखें, और जब जहां जैसी आवश्यकता हो आप इनका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीड़ित को एक अवार्ड राशि दिलाने के लिए ही बनाए गए हैं कि उन भ्रम को उस भ्रम और उस अनिश्चितता को दूर किया जा सके। और कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यदि बीमा कंपनी के एडवोकेट से भी खड़े होकर आपत्ति करते हैं, तो ये जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इनका आप उपयोग आर्गुमेंट में सर आप कर सकते हैं, जैसे हालात और परिस्थितियों उसके हिसाब से। मेरा मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाना है,
और एक कानूनन जागृति के मकसद से वीडियो बनाता हूँ। कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा आप करें, क्योंकि आपके केस को भली भांति वो जानते हैं। अच्छा, एक बात और भी है सर कि मेरे द्वारा तो कई दफा इन जजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जब प्लीडिंग की जाती है तो भी ध्यान में रखा जाता है कि हाँ, हम अधिकतम कितनी मांग सकते हैं। कम नहीं चलेगी सर, अधिकतम चल जाएगी। अधिकतम कितनी मांग लें आप, लेकिन कम नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि यदि कम मांग लिया तो हम हमारे हाथों से ही अपने पक्षकार का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप पहला खुद जोड़कर निकाल लें, और उसके बाद भले ही आप उससे ज्यादा से ज्यादा जितना मांग सकते हैं मांग लें, और फिर न्यायालय को जो उचित लगेगा वो अवार्ड राशि आपको दी जाएगी। इसके बाद सर यहाँ से होता है सर अध्याय चालू, और इसमें कुल 47 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं। और ये एक डिजिटल ई बुक है। इसमें मैंने विभिन्न समस्याओं को समाधान करने के मकसद से इसको तैयार किया है। और जो अध्याय इसमें है उन्हीं अध्यायों के ऊपर मैं मेरे चैनल पर वीडियो भी बना चुका हूँ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक में कहता हूँ कि जो किसी की समस्या का समाधान कर सके वह बुक में तैयार करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाती है। ये दावा नहीं है सर, ये सिर्फ एक प्रयास है। जो मैं वकालत की प्रैक्टिस के दौरान जो मुझे देखने को, सुनने को और सीखने को मिलता है, वो मुझे लगता है कि आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है। वही चीजें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अब ये जो जजमेंट्स हैं सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और साथ में ही ये, अच्छा, जजमेंट्स तो लाखों मिल जाएंगे सर, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हमारे काम के कौन से हो सकते हैं, सवाल ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं लाया हूँ छांट के आपके लिए 5 जजमेंट्स जो अधिकांशतः कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं और भी हो, लेकिन जहां तक गोल्डन जो जजमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी के अलावा विभिन्न परिस्थितियों में जो तालिका बनाई जाती है, अब आप इन जजमेंट्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा सर। एक जजमेंट्स में किसी में 20 पन्ने, किसी में 30, किसी में 40, उसके बाद आप उस तालिका को निकाल पाएंगे। तो आपकी इस समस्या का भी मैंने समाधान कर दिया, और उस तालिका को मैंने स्पेशली तौर पे आप लोगों के लिए तैयार किया है, और आपके घंटों के काम को मिनटों में तब्दील कर दिया। आप घंटों जजमेंट्स पढ़ते, उसके बाद आप लिखते कि मल्टीप्लायर कितना बनेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में क्या परसेंट बनेगा, और कैसे गुणा करेंगे, तो आपको 2 घंटे जहां लगते हो आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा सर, मात्र उस तालिका को। वो तालिका के ऊपर स्पेशल वीडियो कल मैंने बनाया है, और स्पेशल तालिका के ऊपर डिजिटल ई बुक भी तैयार की है। उसमें विशेष तौर से 4 तालिकाएं मैंने बताई गई हैं जिनका उपयोग अवार्ड राशि निकालने में किया जाता है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ही इन तालिकाओं के आधार पर अवार्ड राशि निकाली जाती है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इन लैंडमार्क जजमेंटों के अंदर सिद्धांत बताकर ये तालिकाएं दी गई हैं, ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उन तालिकाओं को व्यवस्थित रूप देके मैंने आप सबके सामने डिजिटल ई बुक के रूप में पेश किया है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था वो स्पेशली तालिकाओं पर, यदि आपको उस तालिका की आवश्यकता है तो आप उस डिजिटल ई बुक को वहां जाकर खरीद सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसकी डिजिटल ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इस डिजिटल ई बुक को भी उस लिंक पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।